इस वीडियो में चैप्टर 5 के कुछ एक्स्ट्रा सम्स हैं। इन सम्स को करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपने पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली है। ओके, क्वेश्चन 1, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3x² + 5x, फाइंड द एपी एंड हेंस फाइंड द 16th टर्म। लेट्स सॉल्व इट। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम कितना है n टर्म्स का, और फिर उस गिवन वेरिएबल, उस गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें एपी फाइंड आउट करना है और 16th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम पहले अगर एक लॉजिक देखें तो वो क्या है, अगर हम अपने n टर्म्स का सम फाइंड आउट करें और n-1 टर्म्स का, यानी जितने भी हमारी टर्म्स हैं उसमें से एक कम नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मान लीजिए अगर नंबर ऑफ टर्म 16 है अगर टोटल, तो एक तो हम 16 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे और एक उससे एक कम, दैट मीन्स 15 टर्म्स का सम अगर फाइंड आउट करें और फिर उनके सम माइनस करें तो हमारी nth टर्म आ जाएगी। सो Sn विल बी 3x² + 5x विच इज गिवन। तो Sn-1 क्या होगा, उसमें से एक कम, तो दैट मीन्स 3 × x-1² + 5 × x-1। देखिए इसे थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी एपी में नंबर्स थे 1, 2 एंड 3। तो हमारा S3 सम ऑफ 3 नंबर्स क्या हुआ 6, और सम ऑफ 2 नंबर्स दैट इज S2 वो क्या हुआ 2 + 1 दैट इज 3। तो अगर मैं सम ऑफ 3 नंबर्स में से सम ऑफ 2 नंबर्स माइनस करूं, यानी S3 - S2 करूं, दैट मीन्स 6 - 3, तो क्या आंसर आया 3। दैट मीन्स वो मेरी थर्ड वैल्यू आ गई, यानी A3 की वैल्यू आ गई। अगर मुझे A3 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ा, S3 - S2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारी एपी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स हैं। तो मैं अगर सम ऑफ 6 टर्म्स, इन 6 टर्म्स का अगर सम निकालूं तो क्या है 21, और सम ऑफ 5 टर्म्स यानी 6 से एक कम उनका सम निकाला तो क्या हुआ 15। तो यानी कि अगर मुझे A6 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उन 6 टर्म के सम्स में से 5 टर्म्स का सम माइनस कर दूंगी। सो दैट इज S6 - S5, दैट इज 21 - 15, तो दैट इज 6। तो ये इस लॉजिक पे बेस्ड हम इस सम को सॉल्व करेंगे। अब an कैसे निकलेगा, Sn - Sn-1। So that implies, put the values, we'll get 3x² + 5x minus 3 × x-1² + 5 × x-1. That implies 3x² + 5x minus bracket 3 into, अब यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे a - b, दैट इज a² + b² - 2ab। तो वहां से क्या आ जाएगा x² + 1 - 2x प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो वी गेट 5x - 5। So that implies 3x² + 5x minus, then bracket begins 3x² + 3 minus 6x + 5x minus 5, bracket close. That implies 3x² + 5x minus, within the bracket we write 3x², अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है पहले उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। So we get 3x² - x minus 2. So that implies, open the brackets, 3x² + 5x, जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर क्या है माइनस का साइन है। सो वी गेट -3x² + x + 2। 3x² and -3x² gets cancelled out, get 6x + 2. So this is our anth term. So this is the value of an. अब हमारे पास an की वैल्यू आ गई, तो क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, 16th टर्म, दैट मीन्स n की क्या वैल्यू है 16। तो A16 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 6 × 16 + 2। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 96 + 2 दैट इज 98। सो 16th टर्म इज 98। और दूसरा क्या था, फाइंड द एपी। A1 विल बी, जहां x है उसकी जगह 1 पुट कर दीजिए। सो वी विल गेट 6 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। सिमिलरली A2 की वैल्यू x की जगह क्या पुट कर दीजिए 2। सो वी गेट 6 × 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 14। A3 विल बी 6 × 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से हमें सीरीज मिल गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। सो इट इज 8, 14, 20 एंड सो ऑन। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, बहुत सिमिलर है लेकिन बस उसे समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब इसे समझिए, इसने एपी दी है 3x² + 5x। तो हम पहले कोई ऐसी सीरीज लेते हैं जिसका हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सीरीज में सिर्फ सिंगल नंबर है, दैट इज 1। तो हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज A1 वो क्या होगी, A1 कह लीजिए, A कह लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1। और अब अगर हमें कोई सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए दे, दैट मीन्स सीरीज का सम, सीरीज में नंबर ही कितने हैं, एक ही नंबर है, तो उसका सम भी क्या होगा, खुद वो नंबर। सो S1 विल बी
S1 कह लीजिए या S कह लीजिए, दैट इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए सीरीज में दो नंबर हैं 1, 2। तो अब देखिए S2 की वैल्यू क्या होगी, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी हो दैट इज A2, तो हम क्या कर सकते हैं, S2 माइनस S1, सो दैट इज 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। आपने देखा ना किस तरीके से हमारी सेकेंड टर्म आ गई, कि हमने उससे पहले जितनी भी टर्म थी, सेकेंड टर्म से पहले जितनी भी टर्म थी उनका सम माइनस कर दिया, वो माइनस करने से वो पर्टिकुलर टर्म आ जाती है। तो ये वही लॉजिक हो गया जो हमने थोड़ी देर पहले मेथड यूज़ किया था, Sn - Sn - 1 इज इक्वल टू An, वही है ना ये लॉजिक। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक वी कैन से Sn इज इक्वल टू 3x² + 5x, दिस इज गिवन। तो यहाँ से S1 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 1² + 5 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 + 5 दैट इज 8। S1 की वैल्यू क्या आ गई, 8। दैट मीन्स वही हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। सिमिलरली हम S2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ x, पुट 2, 3 × 2⁻² + 5 × 2, so that is equal to 3 × 4 + 10, that implies 12 + 10 that is 22। so इस तरीके से A2 की वैल्यू क्या होगी, जब हम दो टर्म्स के सम में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे, सो S2 - S1, so that implies 22 - 8 that is equal to 14। तो हमारे पास सेकेंड टर्म भी आ गई। फर्स्ट टर्म क्या थी, दैट वाज 8। सो क्या हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस क्या होता है, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस करना, सो इट इज A2 - A1, सो दैट इम्प्लाइज 14 - 8 दैट इज इक्वल टू 6। हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, सो A इज 8, D इज 6, और नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 16th टर्म, सो N इज 16। So put the value in the formula An is equal to A plus N minus 1 into D. So we get 8 plus 16 minus 1 into 6, that is equal to 8 plus 15 into 6, that is equal to 8 plus 90. So we get 98। और AP हमारे पास हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है। तो AP कैसे बनती है, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस गिवन हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म बन जाएगी, और फिर सेकंड टर्म में फिर से डिफरेंस को ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म बन जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन से 8 + 6 is 14, 14 + 6 is 20, 20 + 6 is 26 and so on। So AP भी बन गई। Okay, next question, question 2। The sum of first 6 terms of an AP is 42. The ratio of its 10th and 30th term is 1:3. So calculate first and 13th term of the AP। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि हम रेशियो की हेल्प से पहले कोई रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, या तो कोई रिलेशन आएगी या जो दो वेरिएबल्स हैं A और D उनमें से किसी एक की वैल्यू आएगी, वो फिर हम दूसरी जो भी कंडीशन गिवन होगी उसमें जब पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरीके से सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 × 2a + n - 1 × d। एंड व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है कि 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3, सो A10/A30 इज इक्वल टू 1/3। और हमें पता है कि An क्या होता है, इट इज A + n - 1 × d। सो A10 क्या होगा, A + 9d, और A30 A + 29d, दैट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, सो वी गेट 3a + 27d इज इक्वल टू A + 29d, दैट इम्प्लाइज 2a is equal to 2d. So 2 and 2 gets cancelled out, or then we get a is equal to d. So this is equation 1. Now what was given, sum of first 6 terms, that is 42. So S6 is equal to 6/2 into 2a plus 6 minus 1 into d. So that implies 42 is equal to 3 into 2a plus 5d. So that implies 42 is equal to 3a into 2a plus 5a। ऐसा हमने क्यों लिखा 5d की जगह 5a, क्योंकि थोड़ी देर पहले a की वैल्यू d के इक्वल आई थी, तो ताकि a की वेरिएबल में वैल्यूज आ सके इसलिए हमने d को किससे रिप्लेस कर दिया, a से। सो वी गेट 42 is equal to 3 into 7a, so that implies 42/3 is equal to 7a। so we get 14 is equal to 7a, so that implies a is equal to 14/7, that is 2। from equation 1 हमें क्या मिला था, इक्वेशन 1 से a is equal to d, so that is 2। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट टर्म। तो जो भी हमारे a की वैल्यू आई है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है, सो दैट इज 2।
एंड 13th टर्म, अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो हम 13th टर्म बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं an के फॉर्मूला से. सो वी गेट a13 इज इक्वल टू a प्लस 12d. आई होप आपको ये समझ आ रहा है 12d कैसे आया. फॉर्मूला क्या था, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमने डायरेक्टली लिख लिया है. तो दैट इज इक्वल टू 2 plus 12 into 2. So that is equal to 2 plus 24, that is 26. So value of 13th term is 26. Question 3. In an AP, the sum of first 10 terms is minus 150 and the sum of next 10 terms is minus 550. Find the AP. सम का फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10. सो n इज 10 और s 10 की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 150. सो पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. वी गेट माइनस 150 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. सो दैट इम्प्लाइज माइनस 150 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d. So that implies minus 150 upon 5 is equal to 2a plus 9d. So that implies minus 30 is equal to 2a plus 9d. So this is equation 1. यहाँ से सॉल्व करते करते हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. इसी तरीके से हम जब दूसरी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी. फिर उनकी हेल्प से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो भी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो सोल्यूशन आ जाता है. तो लेट्स सॉल्व इट. सम ऑफ, अब क्या गिवन है, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, अगली 10 टर्म्स का सम जो है वो ये माइनस 550 है. अब यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता है, दैट इज 10, n इज 10 और उनका सम भी पता है, दैट इज Sn इज इक्वल टू माइनस 550. अब लॉजिक देखिए, यहाँ ध्यान देना है. a की वैल्यू क्या रहेगी इस सीरीज में. जाहिर सी बात है जो हमारी एक्चुअल एपी है उसकी फर्स्ट टर्म तो a नहीं है यहाँ, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट 10 टर्म्स. तो इस एपी की जो पहली 10 टर्म्स थी वो हो चुकी हैं, यानी जो भी फर्स्ट टर्म रही होगी उसमें d ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बनती है. तो नेक्स्ट टर्म बनेगी तो सेकेंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, सेकेंड टर्म है और d की वैल्यू क्या है, 2 से एक कम. जब थर्ड टर्म होगी तो क्या होता है, a प्लस 2d, यानी जो भी टर्म है d के आगे उससे एक वैल्यू कम होती है. सो दैट मीन्स जो हमारी सीरीज थी उसकी 10th टर्म क्या होगी, a प्लस 9d. लेकिन हमें तो उस 10 टर्म्स हो चुके हैं, उससे नेक्स्ट टर्म चाहिए, दैट मीन्स 11 से लेके 20th टर्म. तो 11th टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 10d. तो यानी कि जो हमारा अब हम नेक्स्ट सीरीज ले रहे हैं जिसका सम माइनस 550 है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, a प्लस 10d, क्योंकि वो जो एक्चुअल सीरीज है उसकी 11th टर्म इस सेगमेंट की, इस पार्ट की फर्स्ट टर्म होगी. सो a इज इक्वल टू a प्लस 10d. अगर जिसको ये बात समझ आ गई तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है. बाकी तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है. So put the values in the formula Sn, that is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So that implies minus 550 is equal to 10 upon 2 into 2 into a plus 10d plus 10 minus 1 into d. That implies minus 550 is equal to 5 into 2a plus 20d plus 9d. So that implies minus 550 upon 5 is equal to 2a plus 29d. So that implies minus 110 is equal to 2a plus 2d and let this be equation 2. इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं पर मैंने अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दिया. आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन लेकर और फिर आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. Now subtracting equation 2 from equation 1, we get minus 30 is equal to 2a plus 9d and minus 110 is equal to 2a plus 29d. क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, साइंस चेंज हो जाएंगे. प्लस 2a and minus 2a gets cancelled out. We get 80 is equal to minus 20d. So that implies d is equal to 80 upon minus 20. So d is minus 4. अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई. अब आपकी चॉइस, आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए. सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट minus 30 is equal to 2a plus 9 into minus 4. So that implies minus 30 is equal to 2a minus 36. So that implies minus 30 plus 36 is equal to 2a. That implies 2a is equal to 6. So that is a is equal to 6 upon 2, that is 3. अब हमारे पास a की वैल्यू है दैट इज 3 और d की भी वैल्यू है दैट इज -4. तो हम a p आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या करते हैं,
जो भी फर्स्ट टर्म है उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस ऐड करेंगे। सो 3 में जब -4 को ऐड किया तो क्या आया, -1। इसी तरीके से अब -1 में फिर से डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। सो -1 में -4 ऐड किया तो क्या आया, -5, और -5 में -4 ऐड किया तो क्या आया, -9। इसी तरीके से आगे डी डी ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। सो आवर क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term of the progression 19, 18 is to 1 by 5, 17 is to 2 by 5 is the first negative term? इस क्वेश्चन के लिए बस हमें क्या लॉजिक समझना है, क्या बात समझनी है कि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करनी है। नेगेटिव टर्म क्या होगी, जो 0 से कम हो। तो हमें इक्वेशन किस फॉर्म में लिखनी है कि an शुड बी लेस देन 0। तो पहले हम इस सीरीज को मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है, ये मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ इजीनेस के लिए। सो वी गेट 19, 18.2, 17.4 एंड सो ऑन। सो वैल्यू ऑफ a इज 19। और d कैसे फाइंड आउट करते हैं, सक्सेसिव टर्म में से प्रीडिसेसिंग टर्म या यूँ कह लीजिए पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर देते हैं। तो आप चाहे तो 17.4 में से 18.2 माइनस कर लीजिए या 18.2 में से 19 माइनस कर लीजिए। सो वी विल गेट -0.8। लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं an इज लेस देन 0? ऑफ कोर्स वी कैन। What is an? It is a plus n minus 1 into d. So that implies a plus n minus 1 into d is less than 0. अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। We get 19 plus n minus 1 into -0.8 and that is less than 0. So 19 minus 0.8 n plus 0.8 is less than 0. So that implies 19.8 minus 0.8 n is less than 0. So that implies minus 0.8 n is less than minus 19.8. अब दोनों तरफ नेगेटिव है तो मुझे अगर साइन चेंज करने हैं तो तब भी साइन चेंज करना हो इनइक्वालिटी के साइन में तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन का है तो ग्रेटर देन का हो जाता है, ग्रेटर देन का है तो लेस देन का हो जाता है। तो ये साइन इन्वर्ट करने के जैसे ही हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी इन्वर्ट हो जाएगा। सो वी गेट 0.8 n is greater than 19.8. So what will be n? n will be greater than 19.8 upon 0.8. बाकी कैलकुलेशन जैसे हम इक्वालिटी के तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे ही रहेंगी। So that is equal to 24.75. Value of n is greater than 24.75. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 24.75 से ग्रेटर है। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती। ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 2.5, 1.5, ऐसे नहीं कहते ना। या तो वो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 24 होगी, ऐसे होगी। अब ये कह रहे हैं कि वो 24.7 से कुछ ज़्यादा है तो हम सबसे पहली नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो हम इससे नेक्स्ट जो भी नंबर होगा वही कंसिडर करेंगे। वो क्या होगा, 25। सो द नेक्स्ट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 24.75 इज 25. So n will be 25. So we can say 25th term will be the first negative term. Next question. How many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leaves a remainder 3? अब देखिए जब भी किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दैट मीन्स वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और हमारे नंबर्स किस और किस के बीच में लाई करेंगे, 10 और 300 के बीच में लाई करेंगे। सो दैट मीन्स 10 को कंसिडर नहीं करना और 300 को कंसिडर नहीं करना। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, काउंटिंग 11 से। अब मान लीजिए मैं 10 को डिवाइड करती हूँ 4 से तो क्या आया, हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या है, 2 और रिमाइंडर कितना है, 2। लेकिन मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए। दैट मीन्स अगर एक नंबर और बड़ा होता तो रिमाइंडर क्या आता, डेफिनेटली 3 आता। तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 11। सो डिवाइड 11 by 4 वी गेट। आप डायरेक्टली जैसे मैंने 10 से किया है ऐसे नहीं भी करेंगे, सीधा 11 से करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि नंबर शुड लाई बिटवीन 10 and 300। सो डिवाइडेड बाय 4 वी गेट रिमाइंडर एज 3। तो हमें पहला नंबर मिल गया है। पहला नंबर क्या है, 11। अब ऑटोमेटिकली जब हम 4 ऐड करते जाएंगे तो हमें उतना ही नंबर मिलता जाएगा कि रिमाइंडर कितना बचे, 3। तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी, 11 + 4 इज 15, 15 + 4 इज 19 एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टर्म
क्या है 300 है सपोज। अब पहले हम 300 को अगर देखें तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से। 75 विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विल बी 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रिमाइंडर आए, 3 रिमाइंडर आए। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम 300 में 3 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3? तो हमने जब 300 में 3 ऐड किया तो नंबर क्या हो गया 303। तो जिस तरीके से जब 11 नंबर आया था और नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हमने 4 ऐड किया था, तो इसी तरीके से अगर हम 303 में 4 माइनस कर देंगे तो उससे पहले वाली टर्म आ जाएगी। सो 303 तो क्योंकि हमारी रेंज में लाई नहीं कर रहा, तो 303 में से अगर 4 माइनस कर रहे हैं तो वो क्या आएगा 299। बस अगर इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही अब हमारे पास सीरीज आ गई तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर्स लाए, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और एन की वैल्यू फाइंड कीजिए। सो वी हैव एवरीथिंग नाउ। ए इज 11, डी इज 4, ए एन इज 299 एंड व्हाट विल बी एन? Substitute the values in the formula. A n is equal to a plus n minus 1 into d. So that is 299 is equal to 11 plus n minus 1 into 4. That implies 288 is equal to n minus 1 into 4. That implies n minus 1 is equal to 288 upon 4. So that is 72. So that implies n minus 1 is 72. That means n is equal to 72 plus 1, that is 73. So there are 73 terms between 10 and 300 which when divided by 4 will leave the remainder 3. Okay, next question. Find the value of middle term of the following AP minus 6, minus 2, 2, and so on up till 58. तो जब भी ऐसा कुछ फाइंड करना हो मिडिल टर्म, समझिए अगर कोई नंबर्स हैं या यूँ कह लीजिए कोई बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं और मुझे बताना है कि बीच में कौन सा बच्चा बैठा है, तो हम क्या कर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक उसके इस तरफ बैठा है, एक उसके इस तरफ बैठा है, यानी जब हमारे पास 3 बच्चे थे तो सेकंड बच्चा जो है वो मिडिल टर्म होगी। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। और मीडियन के हमारे क्या होते हैं, हमेशा 2 केसेस होते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या तो, या इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, n+1/2, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/2 एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी n/2 + 1, उनका एवरेज। तो इस तरीके से यानी कि हमें पहले सीरीज का क्या पता होना चाहिए कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट, बाकी क्वेश्चन बाद में होगा। a इज इक्वल टू -6 और d हम फाइंड आउट कर लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। सो -2 माइनस इंटू -6, सो वी गेट -2 + 6 that is 4. So an is, that is last term, that is 58. So what will be n? Formula is an is equal to a plus n minus 1 into d. So that implies 58 is equal to -6 plus n minus 1 into 4. That implies 64 is equal to n minus 1 into 4. That implies n minus 1 is equal to 64 upon 4, that is 16. So that implies n minus 1 is 16, or we can say n is equal to 16 plus 1, that is 17. So n, that is number of terms, वो कितना आ गया 17, और वो क्या है odd आया। तो odd के केस में मीडियन कैसे निकलेगा, n+1/2. So that is 17 + 1/2, that is 18/2, or we can say it is the 9th term. So middle term will be the 9th term. तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है मिडिल टर्म की, और मिडिल टर्म कौन सी है, 9th टर्म, यानी कि हमें 9th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो a9 इज a + 8d, सबकी वैल्यू हमें पता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दैट इज इक्वल टू -6 + 8 into 4, दैट इज इक्वल टू -6 + 32. सो वी गेट 26 एज द आंसर। तो इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि पहले हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद देखना है कि वो ऑड है कि इवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें मिडिल टर्म पता चल जाएगी। जैसे ही मिडिल टर्म पता लगे an के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड k सो दैट 4k + 8, 2k² + 3k + 6 and 3k² + 4k + 4 are 3 consecutive terms of an AP. कई बच्चों को उसमें नहीं पता कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं, ये उनके लिए है, जिन्हें पता है इट इज गुड। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, एक के बाद एक आने वाली। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके एक लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सीरीज है 4, 5, 6, क्योंकि हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं, लगातार आने वाले नंबर लिए हैं, तो अब देखिए इसमें डी कैसे फाइंड आउट करेंगे।
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे और थर्ड में से सेकेंड माइनस करेंगे. सो वी गेट 5 माइनस 4 दैट इज 1. 6 माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 1. यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अगर हम देखें तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा. वैसे भी सेम आएगा क्योंकि वो एपी में है. तो यही लॉजिक हम जो गिवन क्वेश्चन है उसमें यूज करेंगे. सिंस देर आर 3 consecutive terms and they are in AP, we can say that, see, this is the second term, 2k square plus 3k plus 6 minus 4k plus 8 is equal to, अब मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म में से ये फर्स्ट टर्म माइनस कर दी और अब थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस करेंगे. सो विल गेट 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6. ब्रैकेट्स का यूज जरूर कीजिएगा प्लीज, वरना मिस्टेक हो जाएगी, साइन में गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो. सो दैट इम्प्लाइज 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6. दैट इम्प्लाइज 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k माइनस 2. So that implies k square minus 2k is equal to 0. So that implies k square is equal to 2k. That implies k is equal to 2. So this is our answer. Next question. Check whether 301 is a term of an AP 5, 11, 17, 23. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी एज इट इज इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन है. इसमें हमें क्या करना होता है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एन वाला फॉर्मूला यूज करके. अगर हमारी एन की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आती है, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं आती या डेसिमल फॉर्म में नहीं आती, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ वो इस सीरीज का हिस्सा है, वरना वो नहीं है. सो लेट्स सी, लेट 301 बी ए एन एथ टर्म एंड वी नो ए इज 5 और डी हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके. सो इट इज 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6. व्हाट विल बी एन? सो यूज द फॉर्मूला ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो दैट इम्प्लाइज 301 is equal to 5 plus n minus 1 into 6. That implies 301 minus 5 that is equal to n minus 1 into 6. So that implies 296 is equal to n minus 1 into 6. That implies 296 upon 6 is equal to n minus 1. That implies n is equal to 296 upon 6 plus 1. अब क्योंकि जिन बच्चों को ये नहीं पता उनके लिए, अब देखिए 296 के नीचे क्या है 6 और 1 का डिनोमिनेटर क्या है 1. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं. तो हमने एलसीएम लिया, सो वी गेट 296 प्लस 6 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 302 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 50.33. अब देखिए आंसर हमारा किस में आया है, डेसिमल में. क्योंकि आंसर नेचुरल नंबर नहीं है, वो डेसिमल में है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो नंबर 301 इस सीरीज का हिस्सा नहीं है. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीरीज. सो देयरफॉर वी कैन से 301 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ द गिवन AP. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 25th term. में क्या दे रखा है, दो APs हैं, उनके n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है उनकी 25th टर्म का रेशो, दोनों APs की 25th टर्म का रेशो. तो अगर हमें AP के दोनों APs के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का कुछ पता हो तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं पता तो इसलिए हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे. सो लेट in first AP, first term be small a and common difference be small d. Similarly, in second AP, let first term be capital A and common difference be capital D. So what will be Sn? Formula of Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So now according to the question, their ratio is given. So we put the values, we get n by 2 into 2a plus n minus 1 into d upon n by 2 into 2 capital A plus n minus 1 into capital D that is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना. अब हमें क्या करना है कि हमें आगे कुछ ऐसी वैल्यू मिलने वाली है, ये प्रैक्टिस से पता चला है, वैसे एकदम से नहीं पता चलता. कहीं बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे कि ऐसे कैसे पता चला कि ऐसे करना है. तो पहले इसको हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, जैसे ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे ना, ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 2a प्लस 24d. तो 2a प्लस, और वहाँ अगर हम ध्यान दें तो a प्लस 24d क्या होता है, 25th टर्म. यानी हमें
a प्लस 4d के साथ एक a एक्स्ट्रा मिल गया। तो किसी तरीके से अगर वो एक्स्ट्रा a वो भी साथ में कॉमन आ जाए, वो एक्स्ट्रा a अगर उसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि 2 कॉमन ले लिया जाए, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस 24d। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द रेशियो ऑफ 25th टर्म। उस अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या पुट की, 49 पुट की, ताकि मेरे वहां क्या आ जाए, 48d आ जाए। सो लेट्स पुट दैट implies 2a plus 49 minus 1 into d upon 2a plus 49 minus 1 into d, that is equal to 5 into 49 plus 4 upon 9 into 49 plus 6. That implies 2a plus 48d upon 2a plus 48 capital D is equal to 245 plus 4 upon 441 plus 6. So that implies, यहां से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, अब 2 जो हम चाह रहे थे, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। So 2 into a plus 24d upon 2 into capital A plus 24 capital D. That is equal to 249 upon 447. अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, a plus 24d। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है, 25th टर्म फाइंड आउट करनी थी। 25th टर्म हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, a plus n minus 1 into d, so that means a plus 25 minus 1d, so that is equal to a plus 24d। तो यही तो आ गया अब a plus 24d, दैट मीन्स ये सीरीज की 25th टर्म है, और ये नीचे वाला भी क्या है, सीरीज की 25th टर्म है, और उनका रेशो आ गया ऑटोमेटिकली, आगे हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना। सो दिस इज आवर आंसर, 249 upon 447. Next question. Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term? अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है तो इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज होना है, वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म, दैट मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू, किसके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑफ द टर्म विच विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो भी गिवन एपी है उसकी हमें 21st टर्म पता होनी चाहिए। अगर हमें 21st टर्म पता चल जाती है तो उस 21st टर्म में क्या करना है, 120 ऐड करना है, और फिर ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उस नंबर को देखना है कि वो उसकी n की वैल्यू क्या है, उसकी nth टर्म क्या है। सो लेट्स सॉल्व दिस। a21 दैट इज इक्वल टू a प्लस 20d। सो a की वैल्यू क्या है, 3, d की वैल्यू क्या है, 15 माइनस 3 दैट इज 12। सो a21 दैट इज 21st टर्म, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 20 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 240, दैट इज इक्वल टू 243। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है, 21st टर्म से 120 ज्यादा, सो क्या करना है, 243 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 363। अब हमारे पास an की वैल्यू आ गई है, नई वैल्यू 363, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये 363 कौन से नंबर पे लाई करेगा। सो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगेन पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला an दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो दैट इज 363 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। दैट इम्प्लाइज 363 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। दैट इम्प्लाइज 360 is equal to n minus 1 into 12. That implies n minus 1 is equal to 360 upon 12. That is 30. n minus 1 is 30. So what will be n? It is equal to 30 plus 1, that is 31. So it is 31st term. So this is our answer. Next question. Find the sum of integers between 100 and 200. First part divisible by 9. तो क्वेश्चन क्या है कि 100 और 200 के बीच में इंटीजर्स फाइंड करने हैं, और ऐसे इंटीजर्स जो डिविजिबल हो 9 से, इनके बीच में नंबर फाइंड आउट करना है। दैट मींस 100 भी इंक्लूड नहीं होगा और 200 भी इंक्लूड नहीं होगा। सो पहले हम 100 को डिवाइड करते हैं 9 से। सो वी गेट 1 एज रिमाइंडर, क्योंकि 1 रिमाइंडर आया है, और इसने क्या कहा है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है किसी नंबर से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। दैट मीन्स जो ये रिमाइंडर 1 आया है ये एक्स्ट्रा वैल्यू रह गई, तो इसको 100 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 9 से। सो 100 माइनस 1 इज 99। तो सीरीज का पहला नंबर क्या हो गया, 99। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सम जो फाइंड आउट करना है वो 100 और 200 के बीच में फाइंड आउट करना है, लेकिन 99 तो इस सीरीज के बीच में लाई ही नहीं कर रहा, 100 और 200 के बीच में लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
अब हमें पता है टेबल कैसे फॉर्म होती है, हर बार जिस भी चीज की टेबल है उसमें उतना ऐड करने से वो टेबल आ जाती है। तो मैं पहला नंबर अगर मान लीजिए 99 मिल गया तो क्या मैं नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। हम क्या करेंगे, 9 ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने 9 ऐड किया तो नंबर क्या हो गया, 108। अब 108 100 और 200 के बीच में लाई करता है। अब हमारी सीरीज का पहला नंबर हमें मिल गया, दैट इज 108। नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना इजी है। हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 9 ऐड कर देंगे, दैट इज 117। और इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। अब हमें इस सीरीज का लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हम पहले 200 को डिवाइड करके देखते हैं 9 से कितना रिमाइंडर आता है। जब हमने 200 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2। दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा वैल्यू है। अगर वो 2 ना होता तो ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होता। तो हम 200 में से 2 माइनस कर देंगे तो नंबर क्या आया, 198। सो 198 विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। तो हमें लास्ट नंबर भी पता चल गया, दैट इज 198। हमारे पास सारी वैल्यूज है, हम उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यूज, वी गेट 198 इज इक्वल टू 108 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। दैट implies 198 minus 108 is equal to n minus 1 into 9. That implies 90 is equal to n minus 1 into 9. That implies n minus 1 is equal to 90 upon 9, that is 10. That implies n minus 1 is equal to 10. So n is equal to 10 plus 1, that is 11. So number of terms are 11. अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई तो अब हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द सम ऑफ 11 टर्म्स, दैट इज S11। दैट इज इक्वल टू, सम का एक तो फॉर्मूला वो था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला भी है ना, दैट इज n/2 इंटू a प्लस एल। यहाँ वो पुट करना ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी रहेंगी। हमें क्योंकि अब हमें लास्ट टर्म भी पता है, दैट इज 198, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो क्यों ना छोटा फॉर्मूला पुट किया जाए, यूज किया जाए। सो n इज इक्वल टू 11, a इज 108, last term is, that is anth term, that is 198. So what will be S11? That is equal to 11 by 2 into 108 plus 198. That is equal to 11 by 2 into 306. Cross them, we get 153. That is equal to 153 multiplied by 11. That is equal to 1683. This is our answer. Next question. Find the sum of integers between 100 and 200, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसका सेकंड पार्ट, नॉट डिविजिबल बाय 9। अब आप ये देखिए कि हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, डिविजिबल बाय 9, दैट इज 1683। अब अगर हमें ये पता चल जाए कितने नंबर 9 से डिविजिबल हैं, और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, अगर हमें ये पता हो कि इन सारे नंबर्स का सम जो भी है उसमें से अगर हम जितने नंबर डिविजिबल थे 9 से उसका सम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उन सब नंबर्स का सम जो नंबर्स 9 से डिविजिबल नहीं थे। तो इसी लॉजिक पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ numbers not divisible by 9 is equal to sum of all the values minus sum of values divisible by 9. Now sum of all the values between 100 and 9, क्योंकि वो बिटवीन निकालना है 100 and 9, तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, सारे नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे, 101, 102, 103 एंड अप टिल 199। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 101, डिफरेंस कितना 1, an कितना 199। सो व्हाट विल बी an, that is equal to a plus n minus 1 into d. So that is 199 is equal to 101 plus n minus 1 into 1. That implies 98 is equal to n minus 1. That implies n is equal to 98 plus 1. So n is 99. So there are 99 terms in total. हमें n की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी पड़ी, क्योंकि Sn के फॉर्मूले में n यूज होगा और हमें n नहीं पता था, इसलिए पहले n फाइंड किया। अब Sn का फॉर्मूला यूज करते हुए n का सम फाइंड आउट करेंगे। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल, दैट इज इक्वल टू 99 बाई 2 इंटू 101 प्लस 199, दैट इज इक्वल टू 99 बाई 2 इंटू 300, सो दैट इज 99 इंटू 150, दैट इज इक्वल टू 14,850. So now sum of integers which are not divisible by 9 is total sum minus sum of integers divisible by 9. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, एक पहले फाइंड आउट की थी और एक अभी आई है। सो पुट देम, दैट इम्प्लाइज 14,850 माइनस 1,683, दैट इज इक्वल टू 13,167. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें बच्चे सिर्फ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स कैसे निकालें। अगर ये बात पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स यानी जिस भी नंबर के मल्टीपल्स पूछे हों और जितने नंबर तक पूछे हों उतनी उसकी टेबल ले लो। यानी कि इसने किसके मल्टीपल पूछे हैं? 8 के। सो 8 की टेबल लेनी है कितने तक? 15 तक। अब ऐसा मत सोचना प्लीज कि टेबल्स लर्न कराई जाती थी 10 तक। 10 तक लर्न कराई जाती थी, वो भी बच्चे बड़ी मुश्किल से याद करते थे। अदरवाइज टेबल आपको पता है कि किसी भी नंबर को उससे जैसे मान लीजिए 8 2s आर अगर पूछा है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अगर 8 15s आर पूछेंगे तो 8 15s कितने होंगे? 8 को 15 से मल्टीप्लाई करने से मैं 15 तक की भी टेबल या जितने तक की भी टेबल निकालनी है वो निकल जाती है। सो ये सीरीज क्या बनेगी? 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24 and so on up till 15th term. So 8 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, दैट इज 120। तो वो हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी। बस अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 15, क्योंकि 15 मल्टीपल्स निकाले हमने। और ए की क्या वैल्यू है? 8। और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 120। और सम फाइंड आउट करना है, हम छोटे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n by 2 into a plus l, दैट इज इक्वल टू 15 by 2 into 8 plus 120, दैट इज इक्वल टू 15 by 2 multiplied by 128. So we get 15 into 64, that is equal to 960. So this is our answer. Next question. Find the common difference of an AP whose first term is 4 and the last term is 49 and sum of all its term is 265. अब तक तो सम सॉल्व कर करके आपको आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ सम का कौन से वाला फॉर्मूला यूज होना है, क्योंकि हमें क्या पता है? फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है। जब भी कुछ ऐसा पता है और सम के बारे में जिक्र हुआ है तो दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? Sn इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस l। तो a की वैल्यू क्या है? 4, l की वैल्यू 49, Sn 265। Sn का फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं? n by 2 इंटू a प्लस l। यहां से हम वैल्यूज पुट करके क्या निकालेंगे? n की वैल्यू। सो 265 इज इक्वल टू n by 2 इंटू 4 प्लस 49। So that implies 265 multiplied by 2 is equal to n into 53. That implies 530 is equal to 53n. So that implies n is equal to 530 upon 53, that is 10. So number of terms are 10. Now let us find the value of sums. So Sn is equal to n by 2 into a plus n minus 1 into d. So that implies, put the values, 265 सम की वैल्यू गिवन थी, 265 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अभी अभी आई है, दैट इज 10. सो 10 by 2 इंटू 4 प्लस 9d. So that implies 265 is equal to 5 into 4 plus 9d. That implies 265 upon 5 is equal to 4 plus 9d. That implies 53 is equal to 4 plus 9d. That implies 53 minus 4 is equal to 9d. That implies 49 is equal to 9d. That is d is equal to 49 upon 9. So this is our answer. This is the value of d. Next question. If the 8th term of an AP is 37 and 15th term is 15 more than 12th term, find the AP, hence find S15. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 8th टर्म की वैल्यू गिवन है, 15th टर्म की वैल्यू नहीं दे रखी। क्या दे रखा है? कंडीशन दे रखी है कि 15th टर्म 12th टर्म से 15 ज्यादा है। तो हमें एपी फाइंड आउट करनी है और फिर 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन? 8th टर्म गिवन है, सो वी कैन से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर 8th टर्म क्या होगी? a प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 37। लेट दिस बी इक्वेशन 1। और दूसरी क्या कंडीशन गिवन है कि 15th टर्म दैट मीन्स a प्लस 14d दैट इज इक्वल टू 15 मोर मीन्स 15 प्लस किससे ज्यादा? 12th टर्म से। सो a प्लस 11d. So that implies 14d minus 11d is equal to 15. So that implies 3d is equal to 15. So d is 15 upon 3 that is 5. So difference आ गया यहाँ पर हमारे पास, that is 5. डिफरेंस की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। So a plus 7d is equal to 37. This is our equation 1. Put the value of d in this equation. We get a plus 7 multiplied by 5 that is equal to 37. So a plus 35 is 37. A is equal to 37 minus 35 that is 2. So now what is the formula of Sn? क्योंकि अब हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू आ गई है, अब हम सम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So S15 is equal to
यहाँ देखिए हमने एस एन का n/2 a+l फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. सो S15 इज इक्वल टू 15/2 into 2 into 2 plus 14 into 5, that is equal to 15/2 into 4 plus 70, that is equal to 15/2 into 74, that is equal to 15 into 37, that is equal to 555. That is our answer. Next question. A sum of rupees 2,700 is to be used to give 8 cash prizes to students of a school. If each prize is rupees 25 more than the preceding prize, find the value of each prize. अब क्वेश्चन समझिए क्या है. उसने कहा है कि हमारे पास टोटल जो मनी है दैट इज 2,700. कितने रुपए हैं? 2700 रुपए हैं. और उस 2700 रुपए को प्राइज में देना है. कितने प्राइजेस देने हैं उस 2700 रुपए में से? 8 कैश प्राइजेस देने हैं. जो प्राइज देने हैं वो कैश में होंगे, कैश प्राइजेस देने हैं. और यानी कि जो ये 2700 रुपए हैं ये बटने हैं कितने बच्चों में? 8 बच्चों में बटने हैं. लेकिन बराबर बराबर नहीं बटने हैं, ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा. तो कंडीशन अगर बराबर की नहीं है तो क्या है? इफ ईच प्राइज, यानी अगर हर प्राइज जो मिलेगा दैट इज रुपीज 25 मोर देन द प्रीसीडिंग प्राइज. यानी कि अगर एक बच्चे को जो भी प्राइज मिला है, हमें नहीं पता कितना दिया है, सबसे पहले जिस बच्चे को दिया वो कितने अमाउंट दी हमें नहीं पता, लेकिन मान लीजिए अगर वो x है तो नेक्स्ट बच्चे को उससे 25 रुपए ज्यादा मिलेंगे. कंडीशन ये है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है. कह लीजिए सपोज पहले बच्चे को अगर 10 रुपए मिले तो सेकंड बच्चे को इस हिसाब से कितने मिलेंगे? 10 + 25, कुछ ऐसा हिसाब है. लेकिन अभी हमें ये नहीं बता रखा कि 10 रुपीज मिले, ये तो हमने सिर्फ अज्यूम किया है. तो हम इसी तरीके से अज्यूम करेंगे कि मान लीजिए पहले बच्चे को जो प्राइज मिला है वो x मिला है, या यूं कह लीजिए a रुपीज मिला है. सो लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी a. आप x भी मान सकते हैं, y भी, कोई भी वेरिएबल जो आपका दिल करे. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्राइज? नेक्स्ट प्राइज विल बी 25 रुपीज मोर. सो वी विल से इट विल बी a + 25 एंड सो ऑन. इस तरीके से चलता रहेगा. फिर उसमें नेक्स्ट बार फिर से 25 जुड़ जाएंगे, दैट मीन्स a + 50. तो इस तरीके से हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 25, क्योंकि हर बार देखो क्या हो रहा है? 25 ऐड हो रहा है. तो अब क्वेश्चन में हमारे पास टोटल वैल्यू भी है, दैट मीन्स सम की वैल्यू है हमारे पास डी की वैल्यू आ गई और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है. तो हम क्या करेंगे? अब इसे एस एन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो. कितने प्राइजेस देने हैं? 8 कैश प्राइजेस. सो एन की वैल्यू कितनी हुई? 8. तो इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. सो दैट इम्प्लाइज 2700 इज इक्वल टू what is n? It is 8. 8/2 into 2a plus n-1, that is 8-1, that is 7. So that 7 into 25. So that implies 2700 is equal to 4 into 2a plus 175. That implies 2700 upon 4 is equal to 2a plus 175. So that implies 675 is equal to 2a plus 175. That implies 675 minus 175 is equal to 2a. That implies 500 is equal to 2a. So a is equal to 500 upon 2, that is 250. So rupees 250 is the amount that will be given as first prize. I'm not saying ये first prize उस तरीके का first prize नहीं है कि first आने वाले बच्चे को first prize. यहाँ मैं first prize से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी amount मिली पहले वो कितनी हुई? रुपीज 250 मिली. फिर जो नेक्स्ट प्राइज मिलना था उसमें क्या होना था? 25 रुपीज ज्यादा मिलने थे. तो नेक्स्ट वाले को कितने मिलेंगे? 250 प्लस 25. यहाँ रैंक की बात नहीं हो रही है प्लीज कि हाँ फर्स्ट वाले बच्चे को इतना मिला है, सेकंड को इतना मिला है. यहाँ सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि हर प्राइज पिछले प्राइस से 25 ज्यादा होगा, अपने पहले वाले प्राइस से, प्रीसीडिंग प्राइस से, यानी पहले वाले प्राइस से 25 ज्यादा होगा. ये उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है. ओके, सो सेकंड प्राइस इज 250 प्लस 25, दैट इज 275. सो व्हाट विल बी थर्ड प्राइस? उसमें फिर से 25 ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट 300. Fourth prize will be 300 plus 25, so it is 325. Fifth prize 325 plus 25, that is 350. Sixth prize, that is 350 plus 25, that is 375. Seventh prize, that is 375 plus 25, that is 400. Eighth prize 400 plus 25, that is 425. So ये सारी जो अमाउंट है 250 से लेके 425 तक, ये अमाउंट
मिलेगी अलग अलग बच्चे, अलग अलग 8 बच्चों को। आप चाहें तो इनको टोटल करके देख लीजिए वेरिफिकेशन के लिए कि इनका सम 2700 आएगा कि नहीं आएगा। सो दिस इज आवर आंसर।